गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग राजाओं ने हिमाचल प्रदेश पर अपना अपना कॉन्क्वेस्ट किया और कैसे अपना राज्य बनाया और कैसे मुगलों का इस पर इन्फ्लुएंस रहा, कैसे सल्तनत का इस पर इन्फ्लुएंस किया। लेकिन हमारी हिस्ट्री अधूरी रह जाएगी जब तक हम ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस नहीं देखेंगे, और इसको देखने के लिए आज की क्लास हमारे लिए सफिशिएंट है। तो एक एक करके देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हिल स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने ब्रिटिश पीरियड की बात करनी है, ब्रिटिश पीरियड इन हिमाचल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है पलासी कॉन्फ्रेंस का। पलासी कॉन्फ्रेंस, इसको वही ऑफिसर जिन्होंने अमर सिंह थापा को मार मार के भगा दिया था नेपाल में, वही इसको लीड कर रहे हैं। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया था। कौन बताएगा उनका नाम? उनका नाम था जनरल ऑक्टरलोनी। ये इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, और उनको ये दिलासा दिया गया, ये आश्वासन दिया गया कि भाई साहब आप ही लोग राजे हो, गोरखों को हमने मार भगाया, अब गोरखों का आपकी हिल स्टेट्स पर कोई लेना देना नहीं, आप आराम से यहाँ पे राज करो, बाकी हम लोग तो हैं। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था कि जो एक्चुअल ओनर्स थे, एक्चुअल ओनर्स यानी कि गोरखा से लड़ाई से पहले, उनको वापस रिस्टोर कर दिया पलासी कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद सिर्फ बुशहर एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसको कहा गया कि आपको हर साल अंग्रेजों को 15,000 रुपए ट्रिब्यूट देनी पड़ेगी। सिर्फ बुशहर पे ये लगाया गया ट्रिब्यूट देने की बात। लेकिन ब्रिटिश अल्टीमेटली तो राज करने आ चुके थे। पहले तो व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे उनको सारी कहानी समझ में आ गई कि हम तो यहाँ पे राज कर सकते हैं, तो क्यों व्यापार क्यों करना। तो उनको जब कहानी समझ में आ गई तो उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। राज करना शुरू कर दिया तो इनको कहा राजाओं को कि आप प्रिंसली स्टेट्स हो। लेकिन अगर अल्टीमेटली किसी का ये आइडिया है, किसी का ये प्लान है कि हम तो राज करेंगे, तो वो क्या करेगा? स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तो अपने पास रखेगा। तो अंग्रेजों ने भी यही किया। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी हिमाचल में, वो उन्होंने राजाओं से अपने कब्जे में ले ली। कुल्लू ये रहा बिल्कुल बीचों बीच हिमाचल के, आखिरी ऐसी स्टेट थी, कुल्लू आखिरी ऐसी स्टेट थी जो अपनी इंडिपेंडेंस खो देती है 1841 में। 1841 में तो अब हमें पता है कि रंजीत सिंह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूलर हो रहे हैं जब ब्रिटिश आ चुके थे। और जब तक रंजीत सिंह थे तब तक ब्रिटिश ने कोई हाथ नहीं लगाया पंजाब को। और तब के पंजाब में तो पूरे का पूरा लगभग मोर देन हाफ ऑफ हिमाचल भी था, तो वो भी सारा रंजीत सिंह के अंडर था। तो महाराजा रंजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है तब अंग्रेज भी सक्रिय हो जाते हैं और वो सिखों पर अटैक शुरू करते हैं। हमें पता है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब होती है 1849 में, और धीरे धीरे करके ब्रिटिश अपनी चपेट में हिमाचल प्रदेश को भी लेते हैं। और जब पहली फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म होती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब खत्म होती है तो सिखों कहा जाता है अब आपने क्या करना है, अब आपने पहाड़ों में नहीं जाना। पहाड़ों में अब कौन है? पहाड़ों में ब्रिटिश का रूल है, तो आप लोग वहां नहीं जाओगे, आप लोग पंजाब में रहो। तो यह फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का रिजल्ट था। और रावी और सतलुज के बीच में जितना भी एरिया था, रावी से सतलुज के बीच में जितना भी एरिया था, अंग्रेजों ने कहा अब वहां पे किसकी सल्तनत रहेगी? तुम्हारी नहीं है, अब अंग्रेज की हुकूमत चलेगी। ये किसका रिजल्ट था? ये पहली एंग्लो सिख वॉर का रिजल्ट था। और इस 1846 में ट्रीटी हो रही है, 1846 में ट्रीटी हो रही है जिसे लाहौर की ट्रीटी भी कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर।
तो इसमें क्या रिजल्ट हुआ, ब्रिटिश ने कहा कि जितने भी साउथ ऑफ सतलुज टेरिटरी है वो भी आप हमें दे दो, वो भी आप हमें दे दो, और पूरे का पूरा जलंधर दोआब भी, जलंधर पंजाब में हमें पता है, जलंधर दोआब भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड जिसमें कांगड़ा था, गुलेर था, गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट, गुलेर की पेंटिंग्स हमें पढ़ी, कांगड़ा, गुलेर, जसवान, दतारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, लाहौल स्पीति, ये सारे का सारा एरिया जो पहले महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत में आता था और जब तक वो जी रहे थे उनकी हुकूमत में ही था, और बाद में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई और सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई तब ये सारे का सारा हिस्सा पंजाब से लेकर के बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया, महाराजा गुलाब सिंह को, महाराजा गुलाब सिंह को ये सारा एरिया बेच दिया गया, कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति और इसके अलावा भी कुछ एक एरियाज। तो और जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हो रही थी तो हिल स्टेट्स के राजाओं ने सिखों का साथ दिया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में हिल रूलर्स ने ब्रिटिश का साथ नहीं दिया ऑब्वियसली, और उन्होंने सिखों का साथ दिया। इस वजह से ब्रिटिश ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और उनको बहुत स्ट्रिक्टली पेश आए उनके साथ, और लॉर्ड लॉरेंस ने फोर्सेस भेजी, लॉर्ड लॉरेंस ने सिख हिल स्टेट्स के राजाओं के खिलाफ फोर्सेस भेजी, और नूरपुर के जो किंग थे उनको, जिनका नाम था नूरपुर, नूरपुर कांगड़ा में ही आता है, नूरपुर के किंग को डिपोर्ट कर दिया सिंगापुर। उनका नाम था वजीर राम सिंह, वजीर राम सिंह को, जो कि नूरपुर के राजा थे, उनको सिंगापुर डिपोर्ट कर दिया। भागल नाम की एक प्रिंसली स्टेट, वो इकलौती ऐसी प्रिंसली स्टेट थी, वेरी इंपॉर्टेंट, भागल हिमाचल की इकलौती प्रिंसली स्टेट है जिसको ब्रिटिश के साथ मर्ज किया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेसिस पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेसिस पे। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में बहुत अहम भूमिका हमें याद है किसने निभाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में इकलौती ऐसी प्रिंसली स्टेट जो अंग्रेजों के अधीन आ गई वो थी बाघल। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में, मेंस की अगर बात करें तो 1857 के रिवोल्ट में किसकी अहम भूमिका रह रही है हिल स्टेट्स में, और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इनमें कौन कौन से राजाओं के नाम आ जाएंगे कि किन की भूमिका है 1857 के रिवोल्ट में। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा है, 12 मई 1857 की बात है, 1857 शिमला में खबर पहुंची कि रिवोल्ट छिड़ चुका है, शिमला में खबर पहुंच गई कि रिवोल्ट हो चुका है, और गोरखा रेजिमेंट, अंग्रेजों की गोरखा रेजिमेंट जो कि कसौली पे स्टेशन थी, कसौली में स्टेशन थी, उन्होंने भी रिवोल्ट में हिस्सा ले लिया, यानी कि उन्होंने भी विद्रोह कर दिया अंग्रेजों का। और राम प्रसाद बैरागी इसी रेजिमेंट का हिस्सा थे, राम प्रसाद बैरागी। राम प्रसाद बैरागी, उनको अंबाला डिपोर्ट कर दिया और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और क्या चार्ज लगा था कि आप सेडिशियस लेटर, देशद्रोह से भरे हुए खत इधर से उधर लेकर जा रहे हो। जून 1857 की बात है,
जून 1857 की बात है। कुल्लू के राजा थे, सॉरी राजा नहीं थे, कुल्लू में एक पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। कुल्लू में प्रताप सिंह नाम के एक भाई साहब थे जिन्होंने एक रेबिलियन करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की रिलीजन के बेसिस पे, लेकिन इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। प्रताप सिंह को भी सेम वही हाल हुआ जो बैरागी जी का हाल हुआ था। फिर बुशहर के राजा शमशेर सिंह, इन्होंने ये इकलौते ऐसे, हमें पता है कि 1857 में रिवोल्ट में राजाओं ने साथ दिया था ब्रिटिश का के अगेंस्ट खड़े हुए थे। ज्यादातर राजा तो ब्रिटिश के साथ थे, कुछ ही ऐसे राजा थे जैसे किसी की पेंशन बंद हो गई, या किसी का डॉक्ट्रिन, जैसे झांसी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग गया, या किसी की प्रॉपर्टी में कुछ उन्होंने, अंग्रेजों ने उस पर अटैक कर दिया, तो सिर्फ वही इक्की दुक्की राजा थे जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। खुद जो मुगल सल्तनत के बादशाह थे वो ही इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनको जबरदस्ती खींच खांच के कहा कि आप हमारे हेड बनो। तो यानी कि राजा लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे रिवोल्ट में हिस्सा लेने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम अंग्रेजों से हो रही हो। तो वही हम देख रहे हैं कि हिल स्टेट्स में भी ज्यादातर लोगों ने, 99% राजाओं ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो खुद ही वो बेचारे उन्हीं के रहमो करम पर तो पल रहे हैं, तो वो रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन सिर्फ शमशेर सिंह जो बुशहर के हैं, उन्होंने यूरोपियन के खिलाफ एक मोर्चा संभाला था, बुशहर के राजा ने। फिर हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे बाघल नाम की स्टेट को एक्वायर कर लिया था, और ऐसे ही मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे, जैसे कि अवध को कर किया था मिस गवर्नेंस के बेसिस पे, जिस राज्य को, जिस प्रिंसली स्टेट को कुचल दिया गया था वो थी सुकेत, कि आप ठीक से राज नहीं कर रहे। 1879 की बात है, वहां पे राजा थे रुद्र सिंह। तो रुद्र सिंह को कहा कि आपका राजकाज करने का तरीका कुछ ठीक नहीं है, तो आप अपना राजगद्दी से उतर जाओ। फिर कुछ हिल स्टेट्स की बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट हुई ब्रिटिश राज के दौरान, जैसे कि चंबा, जैसे कि मंडी, जैसे कि बिलासपुर, जैसे कि जुब्बल हमें देखने को मिलता है शिमला में, जैसे कि सिरमौर। तो इन एरियाज की बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट हुई ब्रिटिश क्राउन के दौरान, और यहां तक कि 1867 में एक फाउंड्री क्या होता है, जहां पे लोहे धातु के या अलग अलग मेटल्स की डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टूल्स बनाए जाते हैं। तो एक फाउंड्री डेवलप की नाहन सिरमौर में हमें देखने को मिल रहा है, और ये बनाई राजा शमशेर सिंह ने। हम पहले भी इनका नाम सुन चुके हैं। शमशेर सिंह ने एक फाउंड्री बनाई। फिर प्रिंसली स्टेट्स के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशंस करने के लिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की पॉलिसी क्यों नहीं बनाते। तो हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हम दोनों का फायदा हो, और इसी के मद्देनजर प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि आप अपनी खुद की कोई बॉडी वगैरह बनाओ, कि कंसल्ट करने के लिए बॉडी बनाओ। तो उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मंडल नाम की एक कंसल्टेटिव बॉडी बनाई गई 1921 में। फिर हमें पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो इकलौता नाम अंग्रेजों में एसोसिएटेड है वो है एक आईसीएस ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम, जिनका ब्रेन चाइल्ड था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ए.ओ. ह्यूम, जब उनके दिमाग में ही आ रहा था कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिससे हम बातचीत कर सकें
कि वो कहते हैं कि उनकी जो भड़ास है दिल की, ये जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं, ये अपनी दिल की भड़ास नहीं निकाल पा रहे, इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। एओ ह्यूम जो आईसीएस ऑफिसर थे, उनके दिमाग में ये चल रहा था। तो इनको ये आइडिया कहाँ पे आया? उनको ये आइडिया आया शिमला में, जब वो अपने घर पे बैठे थे रॉथनी कैसल में। तो रॉथनी कैसल में रहते थे, बैठे थे, एक दिन चाय पी रहे थे, तो उनके दिमाग में आइडिया आ गया कि क्यों ना एक कंसल्टेटिव, शिमला में है ये रॉथनी कैसल, कि क्यों ना हम इनको एक कंसल्टेटिव बॉडी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का मौका दें। और बाद में ये कांग्रेस हाथ से बाहर ही निकलती गई। महात्मा गांधी का शिमला के साथ, हिमाचल के साथ बहुत प्रेम रहा है और वो कई बार यहाँ पर आए हैं। वो 1921 में अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर यहाँ पे आए। 1931 में जब लॉर्ड इरविन के साथ उनका पैक्ट साइन हो रहा था, तब भी यहाँ पे आए वो। फिर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है, तब भी वो यहाँ पे आ रहे हैं। 1946 में जब कैबिनेट मिशन यहाँ भेजा जा रहा है, तब भी वो आ रहे हैं। तो कई बार उनका यहाँ पे चक्कर लगा है। 1945 में जब गांधी जी यहाँ पर आए, तो वो मैनोरविल नाम की जगह पर रुके। मैनोरविल नाम की जगह पर रुके, जो राजकुमारी अमृत कौर का घर था। राजकुमारी अमृत कौर का रेजिडेंस था। और 1946 में जब वो यहाँ पर आए, तो वो रुके चैडविक में। चैडविक जो कि अंग्रेजों की समर कैपिटल, समर हिल पे था, सॉरी, चैडविक में, जो कि समर हिल पे स्थित था। नाइनटीन 1945 में जब वेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, 1945 में जब वेबल कॉन्फ्रेंस हुई, हम सबको पता है वेबल कॉन्फ्रेंस का मॉडर्न इंडिया में। जब वेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो शिमला में हुई। शिमला में राष्ट्रपति भवन है, एक तो दिल्ली में है ना अभी, एक राष्ट्रपति भवन शिमला में है। जिसे वाइस रीगल लॉज कहते थे। और आज की डेट में ये राष्ट्रपति भवन नहीं रहा। आज की डेट में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज कहलाता है। शिमला में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। तो ये सब देखा हमने बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोगों के इतिहास के बारे में जाने, यानी कि अब तो हमने राजाओं का इतिहास देखा है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल में देखें कि लोग कैसे अपने आप को, लोगों ने कैसे गांव में बांटा हुआ था, यानी कि एंशिएंट टाइम्स में लोग कैसे रहते थे, उस पर अगर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं 3000 से 1500 बीसी की बात कर रहे हैं, हम बहुत पीछे चले गए। 3000 से 1500 बीसी में कोल्स नाम के लोग यहाँ रहते थे। कोल्स, जिन्हें वेदों में दासा कहा गया, दासास या दस्यूज कहा गया है वेदों में। ये हेरिडिटरी ओलिगार्की चलाते थे। ओलिगार्की क्या होता है? जहां पे कुछ लोग मिलकर फैसला लेते हैं, ओलिगार्की चलाते थे। वैदिक सोसाइटी में जैसे कि बाकी जगह पर होता था, तो हिमाचल में भी सेम ही रूल अप्लाई होता था। वैदिक सोसाइटी में फैमिली होती थी और फैमिली मिलकर ग्राम बनाती थी, फिर विस बनाता था। विस यानी कि पूरा क्लैन हो गया, और एंड में जन बनाया जाता था। जन यानी कि ट्राइब।
और जब जन का एक राजा बन गया तो उसे जनपति कहा जाने लगा, जनपति यानी कि किंग। तो ये सोसाइटी थी एंशियंट टाइम्स में हिमाचल प्रदेश में। ब्रिटिश के टाइम पर, अब ब्रिटिश के टाइम पर सीधा हमने छलांग मारी तो हमने ये पाया कि जो आज का हिमाचल प्रदेश है वो ब्रिटिश के टाइम पर दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता था। एक तो वो हिस्सा जहां ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर कांगड़ा का हिस्सा, जैसे कि हमीरपुर, जैसे कि लाहौल स्पीति और ऊना। तो ये 4 एरियाज हैं वो जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, कोई प्रिंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बाकी का एरिया जहां पर राजे रूल करते थे, या राजा, या उनको, क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा कि वो राजपूत थे तो उनको राणे भी कहते थे, तो राजा या राणा रूल करते थे। और जो छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें ठाकुर कहते थे और उनके राज को ठकुराई कहते थे, वो भी इसी का हिस्सा है, सेकंड वाली का, है ना, राजे, राणे और ठाकुर। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी रूल्स, उसके बेसिस पे ये लोग रूल करते थे। अब जो राजे यहाँ पे राज कर रहे हैं, राणे राज कर रहे हैं, ठाकुर राज कर रहे हैं, उनकी अपनी भी एक पॉलिटी का सिस्टम था। तो चंबा जैसे बड़े इलाकों में, चंबा जैसे बड़े राज्यों में और मंडी जैसे बड़े राज्यों में एक फुल फ्लेज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, जैसे कि आज के डेट में हम बात करें, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कहा जाता था वजारत। वजारत, हर एक वजारत, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, हर एक वजारत एक वजीर के अंडर होती थी। हर एक वजारत को फर्दर डिवाइड किया हुआ था कई टुकड़ों में, जिन्हें परगना कहते थे। परगना, और हर एक परगना एक कोतवाल के अंदर आती थी, एक कोतवाल के अंदर आती थी। और कोतवाल अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी मदद के लिए एक बंदे को रखा जाता था, एक ऑफिशियल को रखा जाता था, जिसे कहते थे मेहता। मेहता परगना की मिलिट्री का इंचार्ज, तो ये तो सिविल का काम देख रहे हैं ना, तो मिलिट्री का इंचार्ज भी ऑफिशियल होता था हर एक परगना में, जिसको बोलते थे जिनसाली। जिनसाली मिलिट्री की देखरेख करेगा हर एक परगना में, मिलिट्री स्टोर की। और कभी कभार अगर परगना बहुत बड़ी है तो वो परगना ओवरऑल चार्ज में रहेगी एक और ऑफिशियल की। अगर परगना बहुत बड़ी है या वहां पे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, तो परगना का एक ऑफिशियल रहेगा, कोतवाल से ऊपर कह सकते हैं, जिसको कहेंगे चेता। चेता या चार। इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, इसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, और इसके पास राज चलाना है तो क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू की पावर्स भी चेता के पास हैं। तो राजा वजीरों की मदद से अलग अलग वजारतों को जोड़ के अपना राज चलाएगा, लेकिन ये वजीर पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम तो स्कूल्स कहाँ पे हैं? बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, है ना। तो ये वजीर आमतौर पर इलिटरेट होते थे, आमतौर पर इलिटरेट होते थे।
तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते थे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर रेवेन्यू नहीं आएगा सरकार के पास, अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो राज कैसे चलेगा, तो रेवेन्यू के लिए स्पेशल ऑफिसर्स रखे जाते थे और पूरी स्टेट में ये ऑफिसर्स होते थे। चंबा में इनके लिए एक स्पेसिफिक नाम था, रेवेन्यू ऑफिशियल्स का एक स्पेसिफिक नाम था, इनको कहते थे थारेदा मेहता। थारेदा मेहता, मेहता का नाम हम पहले भी सुन चुके हैं कि वो परगना में हेल्प करता था, परगना में कोतवाल की हेल्प करता था। तो थारेदा मेहता खास तौर से वो ऑफिशियल्स हैं जो रेवेन्यू जनरेट करें, इकट्ठा करेंगे। तो मिलिट्री स्टोर्स के लिए हमने देखा था एक ऑफिशियल जिसका नाम था जिनसाली, लेकिन मिलिट्री अकाउंट्स के लिए एक और ऑफिशियल हैं जिनको कहा जाता था बख्शी। उसके बाद क्योंकि अब इनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज ही बहुत लिमिटेड रह गए थे, अंग्रेजों ने सब तो अपने पास रख लिया था, तो रेवेन्यू हमेशा जनरेट करना एक प्रॉब्लम रहती थी। तो क्योंकि रेवेन्यू नहीं आता था, कई बार तो कुछ स्टेट्स तो ऐसी भी थी, प्रिंसली स्टेट्स ऐसी भी थी जो साल में 6 लाख रुपए ही जनरेट कर पाती थी या उससे कम जनरेट कर पाती थी, इतना बुरा हाल था। तो अगर राजे के पास ही 6 लाख रुपया आ रहा है तो प्रजा को क्या देगा, वी कैन वेल इमेजिन। तो इससे भी 6 लाख से बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर पाती थी बहुत सारी स्टेट्स। और जो परगना हमने देखा कि परगना छोटे टुकड़ों में बांटा गया था वजारत को, तो परगना में जो हेडक्वार्टर्स होते थे, हर एक परगना के हेडक्वार्टर को जो नाम दिया जाता था उसको कहते थे कोठी। ठीक है, और अब हम एक नजर दौड़ा लेते हैं एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हमने कहा कि वजीर तो अनपढ़ होते थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने एजुकेशन लेके आए ना। तो ब्रिटिश ने जो एजुकेशन दी उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में राजाओं ने अपने लेवल पे भी काम किया और कई सारे प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की। प्राइमरी स्कूल्स हमने देखा बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने बल्ले बल्ले कर दी थी जब ब्रिटिश का रूल आया, बहुत ज्यादा उनकी डेवलपमेंट हुई क्योंकि उनको लड़ाई झगड़ों में कोई अब दिलचस्पी नहीं थी, कोई उससे लेना देना नहीं था, तो वो ज्यादा काम करने लगे डेवलपमेंट पर और एजुकेशन ने बहुत ज्यादा काम किया। एजुकेशन में भी कुछ एक काम हुआ। हिमाचल प्रदेश में 3 कॉलेजेस थे उस दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान 3 कॉलेजेस। धर्मशाला देखो कांगड़ा में हमें देखने को मिल रहा है, धर्मशाला, शिमला में, एंड लास्टली मंडी। तो ये 3 कॉलेजेस थे सिर्फ हिमाचल प्रदेश में। हाई स्कूल्स कहां पर थे, ये भी 3 ही है हमारे पास, 3 ही कॉलेजेस और 3 ही हाई स्कूल्स। चंबा में, बिलासपुर में, एंड लास्टली नाहन। अब बच्चों जैसे जैसे ब्रिटिश की पकड़ ढीली पड़ती गई इंडिया के ऊपर, खास तौर पे हमें ये सब देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वो पकड़ ढीली पड़ती गई हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी और कई सारी पॉपुलर मूवमेंट्स यहाँ पर शुरू हो गई। तो इन मूवमेंट्स के ऊपर हम नजर दौड़ाते हैं। तो टाइटल क्या है, पॉपुलर मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पॉपुलर मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहले 1909 की बात करते हैं। 1909 वही साल है जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ रहे हैं। मंडी में एक मूवमेंट हो रही है। शोभा राम नाम के एक पर्सन है, शोभा राम। उन्होंने कहा जो रूलर्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के वो लोग बहुत ही करप्ट हैं,
और ब्रिटिश की मदद के साथ मंडी के राजा ने इनको बहुत ही सबक सिखाया जबरदस्त वाला, और इनको काला पानी भेज दिया, अंडमान भेज दिया गया। तो बच्चों, इन्हीं मूवमेंट्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, और इन मूवमेंट्स को खत्म करेंगे और सारी की सारी हिस्ट्री ब्रिटिश की और पॉपुलर मूवमेंट्स जो हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, उन सबको खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।